दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ नए वीडियो के साथ। आज दोस्तों बात करेंगे ये जो पार्लियामेंट में शाह साहब ने जो अंबेडकर साहब पर बयान दिया, भीमराव जी अंबेडकर पर, और उनका एक तरह से उपहास उड़ाते हुए या उनकी मजाक करते हुए उन्होंने जो बात कही कि आजकल ये फैशन हो गया है कि लोग जो है अम्बेडकर 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 करते हैं, हर बात में जोड़ देते हैं। और उसके बाद पूरे देश में जो है पूरा बवाल मचा हुआ है, ज़बरदस्त विरोध हुआ। दूसरे दिन वहाँ पर संसद में भी ज़बरदस्त विरोध हुआ और बात इतनी हुई कि हाथापाई तक हो गई, बल्कि खूनी हिंसक हो गई पूरी राजनीति। और कोतवाली में एफआईआर भी दर्ज कराई। हालांकि ये सब जानते हैं, वो जो जिन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई वो भी जानते हैं कि पुलिस जो है संसद के अंदर नहीं घुस सकती है, और संसद के परिसर में अगर पुलिस को आना है तो उसको लोकसभा के अध्यक्ष से परमिशन लेनी पड़ेगी। बिना परमिशन के वो नहीं आ सकती है। लेकिन फिर भी क्योंकि उसको मामले को ठंडा करना था और अंबेडकर साहब पर जो बयान शाह साहब ने दिया उससे ध्यान हटाना था, इसलिए ये हिंसक घटनाएं। और फिर हिंसक घटनाएं भी क्या थी, खाली धक्का मुक्की हुई थी, और वो भी लेकिन दो एमपी जो है सो कॉल्ड चोट लगी उनको और वो आईसीयू में भर्ती हो गए। दूसरे दिन डॉक्टर ने कहा कि हमारी तरफ से तो बिल्कुल ठीक है, आगे का डिसीजन जो है पॉलिटिकल पार्टियां अपने राजनेता लेंगे। तो उससे ही पोल खुल गई पूरी कि उन्होंने जो है कैसे उनको भर्ती कर रखा है। और खैर अभी पिछले दिनों कल भी बहुत सारे पूरे देश में जो है आंदोलन हुए, धरने प्रदर्शन हुए। और आज जो है पूरे देश में कांग्रेस जो है 150 जगह कम से कम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली की होगी आज। और कल जो है पूरे देश के अंदर धरने प्रदर्शन और रैलियां निकाली जाएगी। तो इस पे और ज़्यादा बात करने के लिए और इस सारे मसले को समझने के लिए मैंने श्री रामचंद्र सालवी जो बैंक मैनेजर रहे हैं उनको बुलाया है। और वो अम्बेडकरवादी जनहित मोर्चा के अध्यक्ष हैं, राजस्थान के जनहित क्रांति मंच के प्रदेश अध्यक्ष हैं और अम्बेडकरवादी हैं। तो उनसे समझेंगे कि इस पूरे मसले का हल क्या है। और दरअसल इस सारे मसले में क्या हुआ है कि शाह साहब ने नेहरू और अंबेडकर को भाजपा ने नेहरू और अंबेडकर को भिड़ाने की बात की है। और दूसरी तरह से भी ये सारे बयान आए कि कैसे चुनाव में हरवाया, कैसे उनका विरोध किया, कैसे उनको डिस्क्रेडिट किया। तो ये सारी बातों पर हम बात करेंगे। तो मेरे साथ ये रामचंद्र जी हैं। रामचंद्र जी को माइक दूं उसके पहले मैं ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो राम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस स्टूडियो में, महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल पर। और आप तो अम्बेडकरवादी हैं, तो आपको अम्बेडकर के बारे में बहुत ज़्यादा वो ज्ञान होगा। मैं अभी पहले तो एक बार ये जानना चाहता हूँ कि ये जो पार्लियामेंट में जिस तरह की बहस संविधान पर हुई और जिस तरह का ये बवाल खड़ा हुआ, उसमें आप क्या सोचते हैं? जय भीम साथियों, जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि वर्तमान में
हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राज्यसभा में भारत रत्न, आधुनिक भारत के निर्माता, संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर जो अशोभनीय टिप्पणी की थी, उनके नाम को लेकर ये पूरा देश जान रहा है। इससे आपको अवगत है कि उनके कहने का लहजा क्या था। उन्होंने बरसों से उनके दल में और उनके अंदर जो पीड़ा थी, वो दलितों के प्रति जो द्वेष भावना थी, उस द्वेष भावना को उन्होंने राज्यसभा में अपने वक्तव्य के मार्फत उजागर किया है। इस घटना को लेकर देश का समुचित बहुजन समाज, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग के साथ ही जो समानता में विश्वास रखते हैं, न्यायप्रिय समाज है इस देश का, वो उनको बहुत ही आघात लगा। उन्होंने अपने कार्यक्रम के तहत अमित शाह का विरोध प्रकट किया, धरने प्रदर्शन के माध्यम से, और उनको माफ़ी मांगने के लिए राज्य और अपने पद से इस्तीफा देने के हेतु अपना जन आंदोलन के तहत दबाव बनाया। लेकिन साथियों, आपको विदित होगा कि इन्होंने जो वक्तव्य दिया, उसको वक्तव्य को सही ठहराते हुए दूसरे ही रोज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी साहब ने पक्ष लेते हुए उनकी बात को सही ठहराया। इससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा की कथनी और करनी में क्या अंतर है। जो उन्होंने नारा दिया था, बटोगे तो कटोगे, तो बांट तो इन्होंने ही रखा है हम सबको। हजारों सालों से विभिन्न जातियों में बांटा, किसी को छोटा किसी को बड़ा करके बांट के इन्होंने अपनी राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति की है। तो इस चीज को लेकर आज समाज के अंदर रोष व्याप्त है। इसी रोष व्याप्त के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बाबा साहब एक ऐसे महापुरुष थे जो अपने देश भारत में ही नहीं अपितु विदेशों में भी इनकी ख्याति है और इनको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। इनका जो योग्यता का कार्यकाल देखा जाए, जो इनकी योग्यता है, वो 32 डिग्रियों के साथ 9 भाषाओं का ज्ञान रखते हैं और कोलंबिया यूनिवर्सिटी इनको वर्ल्ड का सर्वोच्च सम्मान नॉलेज का जो खिताब है, वो खिताब से नवाजा गया। ऐसे में अगर अमित शाह जी द्वारा उनके प्रति घृणा भावना रखना, ये कोई भी सभ्य समाज का व्यक्ति जो समानता में विश्वास करता है, वो इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। साथियों, बाबा साहब के वक्तव्य को अगर देखा जाए तो उनके जो कार्यकाल है, उनका जो ये है कि इंसानों को गुलाम बनाकर हजारों बादशाह हुए हैं, लेकिन गुलामों को इंसान बनाकर एक ही बादशाह हुए हैं, और वो हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब। तो उनका जो कार्यक्रम आप ये जो देखे जाए, उनके जो कार्य हैं जो, और ये काम जो हुआ इनका, तो भाजपा अब अपना सफाई दे रही है कि कांग्रेस को टारगेट करके। अरे कांग्रेस का भी हमने वर्चस्व देखा हुआ है, उनकी भी भावना मनोदशा देखी हुई है हमने, लेकिन वर्तमान में माफ़ी मांगने की जगह अपना जो ये गलत काम है, अपना जो वक्तव्य को दबाने के लिए वो दूसरे पर ये चीज ढोल रहे हैं, तो ये कहीं भी न्यायोचित नहीं है। ये जो बयान है, उसके पहले भी लोकसभा में नरेंद्र मोदी जब बोले थे, तो उन्होंने भी कांग्रेस पे बहुत सारे आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि नेहरू ने उनको जो है चुनाव में जीतने नहीं दिया,
और उन्होंने जब मंत्री बनाया तो मंत्री पद से उनको इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया। और तो ये इस तरह की जो बातें कही गई है, क्या आपको लगता है कि 1930 के बाद, जैसे मतलब 25-26 में आए थे अंबेडकर साहब पढ़ करके, और उसके बाद राजनीति में शुरू किए थे, तो 25-26 के बाद से ही सावरकर भी उस समय मतलब सिनेरियो में थे, और सार्वजनिक जीवन में तो कम ही थे, लेकिन फिर भी हिंदू महासभा के अध्यक्ष और उस तरह से रहे थे। तो क्या आपको लगता है कि इनकी जो विचारधारा है वो एक थी, या वो एक दूसरे को सहयोग करते थे, या एक दूसरे से मिलते थे? ये जो आरोप इन्होंने कांग्रेस ने लगाए हैं, इसलिए मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूँ। प्रश्न के छोटे उत्तर देंगे तो थोड़ी ज्यादा बात कर पाएंगे हम। ऐसा है कि बाबा साहब अम्बेडकर शुरू से ही अपने जो वर्ग हैं, दलित, पिछड़ा वर्ग, जो वंचित वर्ग है, उनके हितों के लिए संघर्ष करता रहा है। जो मनुवादी विचारधारा है, ये सावरकरवादी जो लोग हैं, इनसे हमेशा वो विरोध में खड़े रहे हैं। कांग्रेस के साथ उन्होंने जो संसद के अंदर जो बिल पास कराना था, हिंदू कोड बिल, उसमें सहयोग लेते हुए उन्होंने ये जो कार्यक्रम चलाया, उसके विरोध में इन्होंने हिंदू महासभा और दूसरे जो मनुवादी लोग थे, मनु विचारधारा वाले, इन्होंने जबरदस्त विरोध किया और उस समय संसद चलने नहीं दी। इसके आहत होकर बाबा साहब ने उस समय अपने मंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया था। उसके बाद उन्होंने संसद के बाहर रहकर और इस आंदोलन को आगे बढ़ाया और दलितों के उत्थान में, पिछड़ों के उत्थान में लगे रहे। मतलब सावरकर का उसमें कोई रोल नहीं था, मतलब सावरकर, सॉरी, अंबेडकर साहब का, मतलब कांग्रेस का उसमें कोई रोल नहीं था, नेहरू का खासतौर से कोई रोल नहीं था उसमें कि उन्होंने त्याग पत्र दिया। इसी तरह से जब चुनाव हुए थे और चुनाव में बाबा साहब हार गए थे, तब उसके ऊपर भी ये लोग कहते हैं कि नेहरू ने हराया, नेहरू ने हराया। लेकिन अभी जो पत्र सामने आए हैं उससे लगता है कि बाबा साहब ने स्वयं ने उसमें लिखा है कि मेरे को हराने में सबसे ज्यादा रोल डांगे का था, जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे उस समय, और सावरकर का था। तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? जहाँ तक ये विचार है कि बाबा साहब जब चुनाव में खड़े हुए थे तो इन विपक्षी वालों ने उन्हीं के जो पिए रहे हुए थे उनको उनके खिलाफ खड़ा करके और बाबा साहब को कुछ कम मतों से ही हराया था। तो इसमें मेन रोल जो रहा है वो सावरकर और मनुवादी पार्टियों का रहा है। ये बोला तो अब आपको मतलब ये जो कार्यक्रम अभी जो ये चल रहा है, मतलब और ये जो आरोप लगाते हैं कि मतलब कांग्रेस ने बाबा साहब को हरवा दिया, 2 बार चुनाव लड़े थे बाबा साहब और दोनों बार हरवा दिया। तो मैं भाजपा से पूछना चाहता हूं कि भाई ऐसा कोई चुनाव बताओ कि जिसमें विपक्ष में जो खड़ा हुआ हो उसको जिताने के लिए किसी ने काम किया हो। मतलब भाजपा ने कितने विपक्षियों को जीता है, कितने कांग्रेसियों को जीता है, उसकी कोई लिस्ट बता सकते हैं वो? तो ये मतलब बहुत ही हास्यास्पद आरोप है कांग्रेस के ऊपर। या हमारा कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो फैक्ट है और जो हिस्ट्री है वो तो यही है कि कांग्रेस ने मतलब उनको कोई जानबूझ के नहीं हराया। तो आम भाई वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब फेडरेशन से खड़े हुए थे, और कांग्रेस का भी कैंडिडेट खड़ा हुआ था निश्चित रूप से। तो कांग्रेस का अगर कैंडिडेट खड़ा हुआ था तो कांग्रेस को ही जिताएंगे। तो बीजेपी ने क्यों नहीं, मतलब उस समय जो जनसंघ थी उसने बाबा साहब को जिताने के लिए क्या प्रयास किए, ये कोई बता सकता है क्या? तो ये सारी बातें हैं। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप इस पूरे घटनाक्रम में
आगे क्या करने वाले हैं या आगे क्या करना चाहिए यहाँ के लोगों को, उसके ऊपर कोई प्रकाश डालेंगे। जो बाबा साहब के अपमान के ऊपर वर्तमान में तो देखो देश भर में धरने प्रदर्शन हो ही रहे हैं। आने वाले समय में जो न्यायप्रिय लोग हैं, अम्बेडकरवादी लोग हैं, वे दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी रैली करने जा रहे हैं। कल परसों भी अम्बेडकरवादी लोगों ने अलग अलग जगह पे, अलग अलग जो राजनीतिक दल हैं, जो इस विचारधारा के हैं, जो समानता के विचारधारा के हैं, न्यायप्रिय विचारधारा के हैं, वो अपने अपने माध्यम से धरना प्रदर्शन, रैली और ज्ञापन के माध्यम से इस सरकार का विरोध कर रहे हैं। और आने वाले चुनावों के अंदर इनको बाबा साहब के अपमान का खामियाजा ना भुगतना पड़ेगा, ऐसी हमारी तैयारी है। कि अब के तो ये 240 पे ही आए हैं, लेकिन उसके बाद इनको और भी नीचे लाने का काम हम करेंगे। इस बारे में अभी दिल्ली के चुनाव होने वाले हैं फरवरी में शायद, और फिर बिहार के चुनाव होंगे। तो बिहार और दिल्ली में मतलब आप लोगों की क्या तैयारी है? दिल्ली के अंदर तो देखो, वहाँ जब आम आदमी पार्टी है, उसका वर्चस्व है और वो पक्की अम्बेडकरवादी विचारधारा की है, उसने अपनी तैयारी इंडिया गठबंधन के साथ करके और इस भाजपा को हराने का पूरा प्लान बना रखा है। रही बात बिहार की, तो बिहार के अंदर जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, जनता दल विचारधारा के जो लोग हैं, जो राम मनोहर लोहिया को मानने वाले, कर्पूरी ठाकुर को मानने वाले लोग और बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, उन्होंने इस घटना के बाद पूरी तैयारी करते हुए नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं, उनको साथ में लेने के लिए, भाजपा से अलग होकर उनको साथ में लेने के लिए पूरी रणनीति तैयार कर रहे हैं, ताकि इनको वहाँ पर बिहार के अंदर पूरी शिकत दी जा सके। तो दोस्तों, मैं इसी टिप्पणी के साथ इस वीडियो को समाप्त करेंगे। और ये अभी मतलब ये जो मामला संसद में उठा है, ये भी रुकने वाला नहीं है। राम जी की बातचीत से लग रहा है कि ये अभी दूर तक जाएगा। और देखते हैं भाजपा कैसे कैसे नए मोड़ लेती है। एक तो खूनी क्रांति, मतलब खूनी हिंसक हो गई राजनीति, ये तो हो ही गया। अब दूसरा स्टेप क्या लेती है, ये देखना पड़ेगा। अगर आपने हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, लोगों को भेजें, अपने मित्रों को कहें कि वो भी इसको सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें और सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करेंगे। राम जी, आप भी ये सब्सक्राइब करने के लिए अपील कर सकते हैं। साथियों, हिम्मत जी सेठ साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज स्टूडियो में बुलाकर इस वार्ता को अंजाम दिया। आप सभी लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय भीम, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद। तो दोस्तों, फिर आभार, जय हिंद, जय भारत। अगले